हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल आपके? मेरे प्यारे बच्चों, सीए फाउंडेशन में फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग में हमारी इस रिवीजन सीरीज में जिस चैप्टर का रिवीजन आज हम करने वाले हैं वो चैप्टर आपका है इशू ऑफ डिवेंचर्स। इशू ऑफ डिवेंचर्स इशू ऑफ डिवेंचर्स हमें फाउंडेशन में पढ़ना होता है, रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स हमें इंटर में पढ़ना होता है। हमारे इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल के मुताबिक इशू ऑफ डिवेंचर्स में जो भी कुछ पढ़ना है उसका कंप्लीट रिवीजन मैंने यहाँ पे कराया है, चाहे वो थ्योरी हो चाहे वो प्रैक्टिकल हो, एक एक कॉन्सेप्ट को मेरे बच्चे मैंने यहाँ पे कवर किया हुआ है। ठीक है ना? तो आइए शुरू करते हैं इशू ऑफ डिवेंचर्स। इसका नोट्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड करेंगे और आप उससे पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि इसका नोट्स मेरे रेगुलर बुक के अंदर में नहीं है। अगर आप मेरे पेड स्टूडेंट्स हैं तो भी आपको डाउनलोड करना है, बाकी बच्चे तो डाउनलोड करेंगे ही करेंगे। ठीक है ना? तो आइए शुरू करते हैं इशू ऑफ डिवेंचर्स का कंप्लीट रिवीजन। और आगे बढ़ने के पहले वीडियो को मेरे बच्चे यहाँ पे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी इनवाइट कीजिए कि यही एक चैनल है जहाँ पे ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट आपको सिखाए जाते हैं, ज़बरदस्त तरीके से आपको तैयारी की जाती है। ठीक है ना? तो आइए हम शुरू करते हैं इशू ऑफ डिवेंचर्स का रिवीजन आपका कंप्लीट, और इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं बच्चे। स्टार्ट करते हैं। इशू ऑफ डिवेंचर्स को मेरे बच्चे बहुत बेहतर तरीके से हम सबने क्लास में ख़त्म किया है, और आज हमारी बारी है कि एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, थ्योरी प्रैक्टिकल 1 मार्क के क्वेश्चन, चाहे ट्रू फॉल्स में हो, फिल इन द ब्लैंक्स, किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ जाए, एमसीक्यू किसी भी तरीके से आ जाए, हम उनकी बेहतर तैयारी करें। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस पूरे इशू ऑफ डिवेंचर्स के नोट्स को मैंने तैयार किया है। एक बार फिर बता दो बच्चे, ये नोट्स मेरे जो रेगुलर क्लासेज आपके पास गई हैं उसके अंदर में नहीं है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके इसके नोट्स को डाउनलोड करेंगे और रिवीजन आप इससे ही करेंगे। ठीक है ना? तो आइए शुरू करते हैं आपका इशू ऑफ डिवेंचर्स। जितने भी अच्छे पॉइंट्स हैं, चाहे वो कोई भी आपका 1 मार्क पे हो चाहे 4 मार्क्स पे, थ्योरी प्रैक्टिकल सबको यहाँ पे कवर किया गया। आइए ना शुरू करते हैं आपका इशू ऑफ डिवेंचर्स के अंदर में। ध्यान देंगे आप। कहता है कि डिवेंचर्स क्या है, एग्जाम में आ जाए डिवेंचर्स क्या है, तो आपको कहना है इज ए बॉन्ड इशूड बाय ए कंपनी अंडर इट्स सील एक्नॉलेजिंग अ डेब्ट एंड कंटेनिंग प्रोविजंस एज रिगार्ड रिपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। ये एक ऐसा बॉन्ड है जिसमें कंपनी का अपना सील होता है और इसमें कंपनी ने एक्नॉलेज किया है कि भैया हमने आपसे कर्ज लिया है, डेप्ट यानी कि कर्ज लिया है, और आपका जो भी प्रोविजंस है, मतलब कि कब आपको इसका प्रिंसिपल अमाउंट पे करूंगा, इंटरेस्ट कितना पे करूंगा, किस रेट से पे करूंगा, सब उसके ऊपर में मेंशन होता है आपका। ठीक है ना? कहता है कि डिवेंचर्स का डेफिनेशन आपको दिया है सेक्शन 230 ऑफ कंपनी या 2013 में, है ना? ये सेक्शन आपको याद रखना होगा। और फिर डिवेंचर्स का डेफिनेशन कभी कभी 2 मार्क्स से क्वेश्चन आ जाते हैं, 2 मार्क्स में आ जाए चाहे 1 मार्क में, तो भी आपने क्या करना है, ये डेफिनेशन आपको लिखना होगा। ठीक है ना? तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अगर मान लो कि आ जाए कि राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन डिवेंचर्स और मान लो क्वेश्चन 4 मार्क्स में आ जाता है, तो मेरे बच्चे मैं कहूँगा कि आपको डिवेंचर्स के डेफिनेशन के साथ उसके फीचर्स को लिखना होगा। फीचर्स में क्या? इट इज़ ए डॉक्यूमेंट विच एविडेंसेज अ लोन टू द कंपनी। ये फिक्स्ड इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटीज आपका है, जिसमें कि इंटरेस्ट पे करते हैं आपका ड्यू डेट पे। इंटरेस्ट इज पेबल एट प्री डिटरमाइंड फिक्स रेट, जो पहले से रेट आपका डिसाइडेड है, और आपका डेट भी रिगार्डलेस ऑफ प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट होगा या नहीं होगा उससे मतलब नहीं, इंटरेस्ट हमारा एक्सपेंस होता है, कंपनी हमेशा पे करती है। द ओरिजिनल सम इज रिपेड एट ए स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट और इट इज कन्वर्टेड इनटू शेयर्स और अदर डिवेंचर्स। डिवेंचर्स जो होते हैं एक पहले से डिसाइडेड उस रेट पे पेमेंट किए जाएंगे या किसी और सिक्योरिटी में आपको कन्वर्ट किया जाएगा। इट मे और मे नॉट क्रिएट अ चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी, मतलब जो आपके डिवेंचर्स इशू किए जाएंगे, चार्ज मतलब कि सिक्योर्ड होगा या फिर अनसिक्योर्ड, दोनों हो सकते हैं। ठीक है ना? एंड इट कैन जनरली बी बॉट और सोल्ड थ्रू स्टॉक एक्सचेंज एट प्राइस अबव और बिलो इट्स फेस वैल्यू। जनरली स्टॉक एक्सचेंज में इसकी मार्केटिंग सेलिंग परचेजिंग होती है। तो रिपीट कर रहा हूँ कि अगर डिवेंचर्स का आपसे डेफिनेशन आ जाए और 4 मार्क्स में या 5 मार्क्स में या 6 मार्क्स में क्वेश्चन है, तो मेरे बच्चे आपको डेफिनेशन देने के बाद इनके फीचर्स को बताना ज़्यादा अच्छा होता है, तो पूरे मार्क्स मिलते हैं। ठीक है ना? और जितनी बातें यहाँ पे लिखी है ना मैंने, कि जैसे हो सकता है कि मान लो एग्जाम में आ जाए फिल इन द ब्लैंक्स के अंदर में, मान लो तो इट इज़ ए डैश विच एविडेंसेज अ लोन, तो क्या डॉक्यूमेंट आपका हो गया, है ना? इट इज अ डैश वेयर इंटरेस्ट फॉल्स ऑन ड्यू ऑन स्पेसिफिक, तो फिक्स इंटरेस्ट बेरिंग सिक्योरिटी। तो ऐसे वर्ड्स आपको पता होने चाहिए।
ठीक है। नाउ कम टू शेयर्स एंड डिवेंचर्स। एक चीज़ तो बता दूं कि रेगुलर क्लासेज में जितना आपने पढ़ा है मेरे बच्चे, उससे हट के कुछ नहीं आने वाला है, कसम से बोलता हूँ। ये देखो, आपने इतनी ज़बरदस्त स्टडी की है ना कि सवाल ही नहीं बनता कि कुछ अलग से आपका क्वेश्चन बन जाए। आओ ना एक बार शेयर्स एंड डिवेंचर्स में क्या डिफरेंस है जो वो एक बार देख लें। ऐसे तो जनरली क्या होता है कि बच्चे ना, आपकी बात नहीं कर रहा मैं, बाकी बच्चे की बात कर रहा हूँ, वो सिर्फ न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट इसका पढ़ के जाते हैं और अक्सर देखा गया है, कई बार देखा गया है कि एग्जाम में थ्योरी आ जाते हैं। तो हम मास्टरी किसी चैप्टर में अपने आप को तभी समझो अगर थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों पे पूरा कॉन्सेप्ट है, जो हम इस रिवीजन में भी करने वाले हैं। जल्दी बताइए शेयर्स डिवेंचर्स में क्या डिफरेंस होता है। डिवेंचर होल्डर कंपनी के क्रिएटर्स यानी कि लायबिलिटी होते हैं, शेयर होल्डर्स कंपनी के ओनर होते हैं। डिवेंचर होल्डर के पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता किसी मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का, इनके पास वोटिंग राइट होता है। इक्विटी वालों की बात की जा रही है, एक्चुअली उनके पास होता है। डिवेंचर कहते हैं कि ये इंटरेस्ट इस पे पे करते हैं एट प्री डिटरमिन्ड फिक्स रेट, लेकिन इक्विटी शेयर्स पे जो डिविडेंड होता है वो वेरिएबल होता है, वो फिक्स्ड नहीं होता आपका। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर को हम कहते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब जिसको हम एक्सपेंस के रूप में दिखाते हैं अपने प्रॉफिट लॉस में। लेकिन डिविडेंड क्या है, इट्स नॉट ए चार्ज, इट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट जो शेयर होल्डर्स को मिलता है, आपका प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन आपका। डिवेंचर्स के मेरे बच्चे कई काइंड्स होते हैं, कई टाइप्स के होते हैं, भी दिखाऊंगा। सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, रजिस्टर्ड बियरर, बहुत तरीके के, बट इनके सिर्फ दो टाइप होते हैं, इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है ना। कहते हैं कि कंपनी डिवेंचर्स को कहाँ दिखाती है, आपके नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर में, नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर में, लॉन्ग टर्म बोरिंग सब हेडिंग के अंदर में, और इनको शेयर होल्डर्स फंड के अंदर में, शेयर कैपिटल के अंदर दिखाती है। डिवेंचर्स को आप अदर डिवेंचर्स में या शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन जो इक्विटी शेयर्स होते हैं उनको हम यहाँ पे दोबारा किसी और सिक्योरिटी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। डिवेंचर्स कैन नॉट बी फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट। अगर यहाँ डिफॉल्ट होता है तो इनका फॉरफीचर नहीं होता, जितना कर्ज दिया उतनी लायबिलिटी मानी जाती है, बट इनका फॉरफीचर होता है, इनको फॉरफिट किया जाता है। एट मैच्योरिटी डिवेंचर होल्डर जो है उनका पैसा वापस मिलता है एज पर टर्म्स। इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा वापस नहीं मिलता। ये कब मिलता है, सबका पेमेंट कर जाने के बाद, सभी लायबिलिटी का पेमेंट कर जाने के बाद कुछ बचता है तब आपको मिलता है। लिक्विडेशन के टाइम पे डिवेंचर होल्डर्स आर पेड ऑफ बिफोर शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स के पहले इनको पे किया जाएगा और यहाँ शेयर होल्डर्स डिवेंचर होल्डर के बाद पे किए जाएंगे। ये 10 मैंने यहाँ पे डिफरेंसेस दे दिया है, एग्जाम में जितने बोले उतने आप लिख लेंगे। अगर मेरा मानना है कि 5 मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं तो कम से कम 5 तो डिफरेंसेज होने ही चाहिए। और 5 मार्क्स अगर मान लो 6 मार्क्स का आ गया, मतलब वो बोलेगा कितने लिखने हैं, आप अकॉर्डिंगली उतना लिख देंगे, कोई भी आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नाउ कम टू टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स। डिवेंचर्स कितने तरीके के होते हैं मेरे बच्चे। डिवेंचर्स कितने तरीके के होते हैं इसके लिए आपका डिपेंड करता है कि किसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता है। सिक्योरिटी, कन्वर्टेबिलिटी, परमानेंस, नेगोशिएबिलिटी या प्रायोरिटी के बेसिस पे। कहते हैं कि अगर आप सिक्योरिटी के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर रहे हो आप, तो सिक्योर्ड डिवेंचर्स और दूसरा होता है अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स। सिक्योर्ड डिवेंचर्स मतलब जिनको हमने अगर उनका पेमेंट ना कर पाऊँ तो उनको सिक्योरिटी होती है कि ये एसेट्स वो बेच के उनका पैसा मिलेगा, उसको बोलते हैं सिक्योर्ड। ये सिक्योर्ड भी 2 तरीके का होता है, फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग। फिक्स चार्ज का मतलब कि अगर हमने डिफॉल्ट किया तो आपको इस एसेट को बेच के आपका पेमेंट किया जाएगा, वो होता है फिक्स चार्ज। फ्लोटिंग का मतलब कि कंपनी में जितने भी एसेट्स हैं उनमें से किसी को बेच के आपका पेमेंट किया जा सकता है। पढ़ा ना आपने सब चीज़ें। तो अगर एग्जाम में आ जाए राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन आपका सिक्योर्ड डिवेंचर्स, तो ये सारी बात आपको लिखनी होगी। एक तो पहला कि दिस डिवेंचर्स आर सिक्योर्ड बाय चार्ज अपन सम और ऑल एसेट्स ऑफ द कंपनी। फिर दूसरा बताना पड़ेगा कि ये 2 तरीके के चार्ज होता है, फिक्स्ड एंड फ्लोटिंग। फिक्स का चार्ज मतलब कि किसी स्पेसिफिक एसेट पे, फ्लोटिंग का मतलब किसी भी एसेट्स पे। इतनी बातें आपको बतानी होंगी। अनसिक्योर्ड या फिर नेकेड डिवेंचर, अनसिक्योर्ड के नेकेड बोलते हैं आपका, मतलब कि दे आर नॉट सिक्योर्ड, है ना, ये आपका सिक्योर्ड नहीं होते, तो ये आपका निकल के, ये बहुत रिस्की होते हैं, ये कम रिस्की होते हैं, ये सब आप देख लेंगे। कन्वर्टेबिलिटी, कन्वर्टेबल मतलब कि जो डिवेंचर्स फ्यूचर में किसी डेट पे या किसी समय के बाद किसी और सिक्योरिटी में किसी और डिवेंचर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, उसको बोलते हैं कन्वर्टेबल। नॉन कन्वर्टेबल का मतलब कि जो आगे फ्यूचर में कन्वर्ट नहीं हो सकते, उनका पेमेंट कैश में ही किया जाएगा, उसको बोलते हैं नॉन कन्वर्टेबल।
परमानेंस का रिडीमेबल, इरिडीमेबल। रिडीमेबल मतलब कि डिवेंचर्स एक टाइम पीरियड के बाद रिडीम हो जाएंगे, इरिडीमेबल मतलब कि कभी भी रिडीम नहीं होंगे। हमारे इंडिया में इरिडीमेबल डिवेंचर्स नहीं होते, हमारे इंडिया में रिडीमेबल डिवेंचर्स आपके होते हैं। ये इरिडीमेबल सिर्फ और सिर्फ लिक्विडेशन के टाइम पे इनका पेमेंट कर सकते, लिक्विडेशन मतलब कंपनी के बंद होने के टाइम पे। नेगोशिएबिलिटी, रजिस्टर्ड और बियरर। रजिस्टर्ड डिवेंचर्स जो होते हैं वो कंपनी के रजिस्टर ऑफ डिवेंचर्स में उनका नाम मेंशन होता है। जिनका नाम मेंशन है कंपनी उन्हीं को इंटरेस्ट पे करती है, उन्हीं को ऑन द डेट ऑफ लिक्विडेशन अगर पेमेंट करना है तो उन्हीं को हम पेमेंट करते हैं, अगर वो आपका रजिस्टर्ड डिवेंचर्स है तो। बियरर का मतलब मेरे बच्चे जिसके पास भी उनका नाम मेंशन नहीं है, वो पेपर, वो जो एक्नॉलेजमेंट है ना बॉन्ड डिवेंचर का, वो पेपर जिसके पास होगा कंपनी उसी को इंटरेस्ट पे कर देगी, वो बियरर होता है। जो उसको बियर करेगा उनको दे देगी, है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। प्रायोरिटी फर्स्ट मॉर्टगेज, सेकंड मॉर्टगेज। फर्स्ट मॉर्टगेज का मतलब होता है कि अगर जैसे मान लो कि एक ही प्रॉपर्टी है, सपोज दैट मैंने क्या किया जी, बिल्डिंग सिक्योरिटी के रूप में दिया डिवेंचर वालों को, और बिल्डिंग जो दिया है वो इनको भी दिया, इनको भी दिया है ना, क्योंकि बिल्डिंग की वैल्यू बहुत ज़्यादा थी। तो पहले क्या होता है कि अगर मान लो कभी पेमेंट करना होगा तो बिल्डिंग को बेच के जो पैसे आएंगे वो पहले हम फर्स्ट मॉर्टगेज वालों का पेमेंट करते हैं, इनका पेमेंट होने के बाद फिर सेकंड मॉर्टगेज वालों का पेमेंट होता है ना। तो दिस डिवेंचर्स आर पेबल फर्स्ट आउट ऑफ प्रॉपर्टी चार्ज, और ये आपका सेटिस्फाइंग द क्लेम ऑफ फर्स्ट डिवेंचर्स, इनको बाद इनका पेमेंट करते हैं, ठीक है ना। ये भी हो गया। तो एग्जाम में आपको ये ध्यान देना होगा कि किसके बेसिस पे, वो बोल देगा कि व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स ऑन द बेसिस ऑफ नेगोशिएबिलिटी, तो आपको ये बताना पड़ेगा। ऑन द बेसिस ऑफ परमानेंस तो इनके बारे में बताना पड़ेगा, जैसे ही बताएगा वो आपको यहाँ पर रेडी रखना है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम आगे आपका इसका प्रैक्टिकल पार्ट जो हम लोगों ने बहुत बेहतर तरीके से क्लास में किया है, मैं रिवीजन भी उसी तरीके से कराऊंगा। अपने क्लास का ही क्वेश्चन मैंने उठाया थोड़ा सा चेंज करके, प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 इसके अंदर में ब्लूप्रिंट लिमिटेड परचेजेज बिल्डिंग 150। हम लोग देख रहे हैं कि अगर हमने डिवेंचर्स इशू किया फॉर कैश, मतलब कि पैसे के लिए, सॉरी फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, कैश के लिए नहीं कोई और पर्पस के लिए। और पर्पस का मतलब क्या बताया था, कोई किसी का हमने बिजनेस परचेज कर लिया या कोई हमने एसेट को परचेज कर लिया और उसके बदले में हम पेमेंट डिवेंचर्स के थ्रू कर रहे हैं। तो कहता है कि ब्लूप्रिंट लिमिटेड परचेजेज बिल्डिंग 150 का, प्लांट मशीनरी आपका 140, फर्नीचर 10,000 का फ्रॉम वाधवा एंड कंपनी, टुक ओवर लायबिलिटी ऑफ 20,000 फॉर ए परचेज कंसिडरेशन, मतलब इन सब के बदले में हमें कितना पेमेंट करना, 3,15,000। ब्लूप्रिंट लिमिटेड पेड द परचेज कंसेशन बाय इशू ऑफ 12% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच एट ए प्रीमियम 5%। बोलता बताओ एंट्री क्या होगा। मेरे बच्चे पहला एंट्री क्या होता है परचेज करने का, बताइए। ये एंट्री किसके बुक में हो रहा है, तो इन द बुक ऑफ क्या नाम है, ब्लूप्रिंट्स। ब्लूप्रिंट्स के बुक पे हम ये एंट्री पास कर रहे हैं, ठीक है ना। जो परचेजर है उसने बिल्डिंग परचेज किया तो बिल्डिंग बढ़ गया, उसने प्लांट मशीनरी परचेज किया, प्लांट मशीनरी बढ़ गया, फर्नीचर परचेज किया, फर्नीचर बढ़ गया, लायबिलिटी लिया तो हमारी लायबिलिटी बढ़ गई, और इन सब के बदले में वाधवा एंड कंपनी को हमें कितना पेमेंट करना है, 3,15,000। ये आपका परचेज कंसिडरेशन होता है, मतलब इसके बदले में। मेरे बच्चे आप देखो 150, 140 एंड 10, 3 लाख के एसेट्स हैं एंड 20 की लायबिलिटी। तो 3 लाख का एसेट्स, 20 का लायबिलिटी, नेट अमाउंट कितना है 280। 280 के बदले में कितना पेमेंट कर रहे हैं, 315। जब भी आपके पास नेट एसेट्स जितना आएगा, अगर उससे ज़्यादा पेमेंट कर रहे हो तो इसका मतलब कि उस कंपनी के ब्रांड वैल्यू के चलते, दैट इज कॉल्ड गुडविल। यानी कि ऊपर में जो बैलेंसिंग फिगर आएगा हम क्या करेंगे, गुडविल से लेके इसको आपका मैच करते हैं। हमने बताया है कि अगर ऊपर में आएगा तो गुडविल हो जाएगा, नीचे में तो कैपिटल रिजर्व हो जाएगा, वो कैपिटल प्रॉफिट आपका होता है। तो हमने क्या किया, पहली एंट्री कंप्लीट की। अब मेरे बच्चे ये वाधवा एंड कंपनी को हमें पेमेंट करना है कितना, 3,15,000। इस 3,15,000 का पेमेंट करने के लिए हमने इस क्वेश्चन में जो शेयर्स इशू किया है वो 100 का है और कहता है कि 5% प्रीमियम पे। तो आपने क्या किया, यहाँ पे अगर 3,15,000 का पेमेंट करना है, एक शेयर जो आप इशू कर रहे हो 105 के हिसाब से, तो 15 से डिवाइड किया, यानी कि 3,000 डिवेंचर्स हमें क्या करने होंगे, यहाँ पे इशू करने होंगे। अगर हमें 3,15,000 का पेमेंट करना है और जो एक डिवेंचर मैं आपको दे रहा हूँ उसकी वैल्यू अगर 105 है तो हमें कितना इशू करना पड़ेगा, 3,000 डिवेंचर्स। हमने क्या किया, यही काम किया बच्चे। 3,000 डिवेंचर्स इनटू फेस वैल्यू, हमेशा डिवेंचर के आगे उसका फेस वैल्यू 3 लाख यहाँ चला गया, और 3,000 पे इनटू आपको 5, जो एक्स्ट्रा 5 रुपये जो प्रीमियम के आगे में रिकॉर्ड हो गया।
सूझ में। तो ये हमने काम पूरा किया। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। तो ये भी हमने आपको बता दिया। एक ही चीज़ बताना था, डेबिट में बैलेंसिंग फिगर आएगा तो गुडविल, नीचे में तो कैपिटल रिजर्व, और यहाँ पे इशू किस चीज़ पे हुआ? प्रीमियम पे। एक और एग्जांपल लिया सेम क्वेश्चन को कि मान लो इसी क्वेश्चन में परचेज कंसेशन 270 है, यहाँ कितना था? 3,15,000, अब कितना? 270, और पेमेंट जो किया हमने वो डिवेंचर्स इशू करके एट 10% डिस्काउंट। डिवेंचर्स डिस्काउंट पे इशू हो सकते हैं, है ना, वो आपका शेयर्स नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे ठीक है, हमने क्या किया बच्चे, इसकी एंट्री सेम चीज, ऊपर की सारी बातें लिखा। 3 लाख के एसेट्स, 20,000 की लायबिलिटी यानी कि 280, एंड 280 के बदले में इस पर कितना पेमेंट कर रहे हैं? 270। तो 280 का एसेट्स आएगा और 270 पेमेंट कर रहा हूँ, तो 10,000 का फायदा हो गया। वो फायदा हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में, 10,000 का अमाउंट, है ना। इन शॉर्ट, ऊपर में बैलेंसिंग फिगर गुडविल, नीचे में कैपिटल रिजर्व। अब हमें वाधवा एंड कंपनी को कितना पेमेंट करना है? 2,70,000। जितना पेमेंट करना है ऊपर लिखा, एक डिवेंचर आपका 100 का है, 10% डिस्काउंट यानी कि 90 के हिसाब से उनको दे रहे हैं, तो 90 के हिसाब से कितने आ गए? 3,000। तो 3,000 डिवेंचर्स, डिवेंचर्स के आगे हमेशा उसकी फेस वैल्यू 3,000 इंटू आपका 100 यानी कि 3 लाख का अमाउंट। वाधवान कंपनी को हमें 270 का पेमेंट करना है, तो डिस्काउंट ऑन इशू कितना आ गया आपका? 30,000। सर ये कैसे आ गया? अरे 3,000 डिवेंचर्स इशू किया है, एक डिवेंचर आपका डिस्काउंट आपका 10 रुपये का, तो कितना हो गया? 30,000। एंट्री टैली कर जाएगा, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखेंगे। ये सारी बातें हम लोगों ने बताया, मैं उसका रिवीजन करा रहा हूँ। इसके बाद अगला था आपका डिवेंचर्स को इशू करना कोलैटरल के रूप में। मैंने बताया है कि कोलैटरल का मतलब एडिशनल सिक्योरिटी होता है। जब भी हम बैंक से या किसी से लोन लेने जाते हैं, वो बैंक वाला हमसे सिक्योरिटी मांगता है। हमने कहा कि देखो जी हमें लोन दे दो, अगर मैं आपका पेमेंट ना कर पाऊँ तो मेरा ये बॉटल लेके चले जाना। हमने उसको प्रिंसिपल यानी कि मेन सिक्योरिटी क्या? बॉटल दिया। उसने कहा कि ठीक है जी हम लोन तो दे देंगे, कल को बॉटल टूट गया तो हम क्या करेंगे? हमें कुछ और सिक्योरिटी दो, और यानी कि एडिशनल सिक्योरिटी। एडिशनल मतलब कोलैटरल सिक्योरिटी, साथ में कुछ और सिक्योरिटी दो। और अगर हम साथ में कुछ और सिक्योरिटी देने के लिए अगर डिवेंचर्स उसको सिक्योरिटी के रूप में देते हैं, तो डिवेंचर्स इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी कहा जाता है। जब हम किसी को सिक्योरिटी के रूप में देते हैं डिवेंचर्स एज कोलैटरल, तो वो जो सिक्योरिटी है मेरे बच्चे, मतलब वो डिवेंचर्स का कोई मतलब नहीं बनता, वो सिक्योरिटी के रूप में है। कब उसकी वैल्यू क्रिएट होगी? डिवेंचर्स कब आपका मतलब कि सिक्योरिटी कब डिवेंचर बन जाएगा? तो जो बैंक से लोन लिया था ना, अगर उस लोन में या बैंक वाले के इंटरेस्ट में कोई डिफॉल्ट करता हूं, तो उस केस में क्या होता है कि बैंक वाला क्या करता है जी कि मेरा पहले इस एसेट्स को बेच के अपना पैसा रिकवर करेगा। अगर इससे पैसा रिकवर नहीं हुआ तो जितना बाकी जो बच जाएगा उसका कर्ज, उतने का वो जो लोन है वो डिवेंचर्स में कन्वर्ट हो जाता है, एंड ही क्लेम्स ऑल द राइट्स ऑफ बीइंग अ डिवेंचर होल्डर। फिर डिवेंचर जिंदा हो जाता है। इससे फायदा क्या होगा बैंक वाले को? फायदा ये होता है मेरे बच्चे कि ये जो बैंक जिससे जो लोन लिया था ना, उसके पास सिक्योरिटी के रूप में ये था, सिर्फ ये बेच के पैसा ले सकता है। लेकिन अगर वो डिवेंचर्स में कन्वर्ट हो जाता है, जितना अमाउंट से डिफॉल्ट हुआ उतने से, तो उतना डिवेंचर्स पे कन्वर्ट होते ही मेरे पास यानी कि बैंक के पास उस कंपनी के बाकी एसेट्स पे भी क्लेम बन जाता है। उनको बेच के हम पैसा रिकवर कर जाते हैं। बहुत प्यारे तरीके से क्लास में बताया है, उन्हीं बातों को मैंने यहाँ पे बता दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में आपका थ्योरी के लिए, और ये 3 to 5 मार्क्स में बन सकता है। A collateral security may be defined as additional security in addition to some principal security। ये principal security था, इसके साथ हमने additional के रूप में दिया। When a limited company obtains loan from bank or any other financial institutions, it may pledge मतलब गिरवी देना, some asset as security against said loan, but the lending institution may insist, वो बोल सकते हैं, on some more asset as collateral security so that amount of loan can be realized in full with the help of collateral security। In such a case, company may issue its debentures as collateral security। ध्यान से, collateral security will not be used or realized as long as company fulfill its obligation regarding payment of interest when due and repayment of loan on the maturity date, है ना। इन केस ऑफ डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और रिपेमेंट ऑफ लोन, अगर इंटरेस्ट या लोन के रिपेमेंट में डिफॉल्ट करता है तो कहता है कि इफ द अमाउंट रियलाइज फ्रॉम सेल ऑफ प्रिंसिपल सिक्योरिटी फॉल शॉर्ट, अगर इससे पैसा रियलाइज पूरा नहीं हो पाता ऑफ द लोन मनी, then loan of lending institutions converted into debentures of company and lending institutions claim all the rights of being a debenture holder। Debentures issued as collateral security will be realized by the lender only in case loan is not repaid on the due date। ये बातें मैंने आपको बताया है, और एग्जाम में अगर थ्योरी आ जाए तो इतनी ही बातें आपको लिखनी है।
कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। इसके बाद मेरे बच्चे, लेट्स रिवाइज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी। हमने आपको दो तरीका बताया है कि जब भी कोलेटरल सिक्योरिटी पे का जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है उसके लिए दो तरीका है, जिसको चाहे उसको फॉलो कर लें, एग्जाम में जो बोलेगा वो करना। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3, प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 3। एक्स लिमिटेड ने एक आईडीबीआई से लोन लिया है 1 करोड़ रुपीज का, गिविंग ए कोलेटरल सिक्योरिटी ऑफ 1 करोड़ 50 lakhs ऑफ 10 each, 14% फर्स्ट मॉर्गेज डिवेंचर्स। मतलब कि ये डिवेंचर्स हमने सिक्योरिटी के रूप में उनको दिया है। लोन कितने का लिया? 1 करोड़ का। तो हमने दो तरीका क्या बताया जी? पहले वाले तरीके में मेरे बच्चे आप क्या करते हैं कि सिंपली बैलेंस शीट के अंदर जो हमारा बैलेंस शीट होता है, उस बैलेंस शीट में जो हमारा आपका इक्विटी एंड लायबिलिटी, मतलब जो लायबिलिटी साइड होता है, उस लायबिलिटी साइड के अंदर में हम क्या करते हैं कि हमारे नॉन करंट लायबिलिटी के अंदर में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, उसमें दिखाते लोन फ्रॉम आईडीबीआई। लोन कितने का लिया था? हमने लोन लिया था 1 करोड़ का। तो जो लोन आपने 1 करोड़ का लिया था उसको हम दिखाते हैं, सिर्फ ब्रैकेट में बता देते हैं कि भैया ये आपका जो लोन है वो कोलेटरली सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ इतने रुपए का डिवेंचर्स। आपका कराया हमने क्वेश्चन क्लास में 2-3 आपको इसके बारे में। तो आपने क्या किया, बस इसको सिर्फ ये बताना होता है। मतलब कि एग्जाम में आ जाए कि जरा बताओ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा जी डिवेंचर्स इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। तो पहला मेथड में क्या बताना? पहले मेथड में बैलेंस शीट के में बैलेंस शीट बनाना एक्सट्रैक्ट का। अब क्लास में देख लेना ये जो क्वेश्चन क्या था, बैलेंस शीट बनाना एक्सट्रैक्ट का, उसमें दिखा देना कि भैया उसमें जो आपका नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरिंग्स पे लोन आ गया, लॉन्ग टर्म बोरिंग से, और वो आपका ये हमने सिर्फ ये मेंशन करना होता है कि लोन इसे सिक्योर्ड आपका है। मैंने बोल भी दिया, अंडर दिस मेथड नो एंट्रीज मेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर इशूइंग डिवेंचर्स, क्योंकि ये कोलेटरल्स है, कोई हमने डिवेंचर्स अभी कोई लायबिलिटी हमारी नहीं बनी है, उसकी हम कोई एंट्री पास नहीं करते। ये सिर्फ नोट्स टू अकाउंट में, मतलब इसका जो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स का जो नोट्स टू अकाउंट बनेगा उसमें सिर्फ इस तरीके से दिखा देते हैं। सेकेंड मेथड में मैंने कहा था मेरे बच्चे, हम लोग एक एंट्री पास करते हैं डिवेंचर सस्पेंस टू डिवेंचर अकाउंट, और अगर मैं ऊपर वाले क्वेश्चन से लिंक करूं तो कितने का? 1.5 CR का, जितने का हमने डिवेंचर्स इशू किया है कोलेटरल आपका, है ना, बीइंग इशू ऑफ डिवेंचर्स एज कोलेटरल आपका। फिर हम क्या करते हैं कि जो हमारा ये मैंने यहाँ पे दिखा दिया उसी चीज़ को कि 1.5 लाख रुपए का हमने यहाँ पे 1.5 करोड़ रुपए का डिवेंचर सस्पेंस टू डिवेंचर अकाउंट हो गया। और इस एंट्री के बाद मेरे बच्चे जो हमारा बैलेंस शीट बनता है, उस बैलेंस शीट के अंदर में एक तो हमारा अगेन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, और यहाँ पे एसेट्स में आपका क्या हो जाएगा जी? अदर नॉन करंट एसेट्स, ठीक है ना, और यहाँ तो कैश। और मैं इसका वही चीज़ दिखा देता हूँ। हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे बता दूं मैं क्या, फिर नीचे मैं दिखा दूंगा। हम लोग क्या करते हैं कि अब यहाँ पे इस लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में एक तो लोन फ्रॉम आईडीबीआई आएगा ही आएगा, लोन फ्रॉम आईडीबीआई जो भी बैंक रहा होगा, कितने का? 1 CR का। और जो आपका डिवेंचर सस्पेंस है, डिवेंचर सस्पेंस सॉरी डिवेंचर, वो यहाँ पे आपके आ जाएंगे। डिवेंचर जो हमने इशू किया था 1.5 CR का, तो टोटल हो गया 2.5। नॉन करंट एसेट्स में आपका अदर नॉन करंट एसेट्स के अंदर में आपका आ जाएगा यहाँ पे डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट, कितने का? 1.5 का। तो एक तरीके से 1.5 यहाँ पे कट गया तो वही लोन रह गया। और करंट एसेट्स में जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होता है उसके अंदर में बैंक जितना हमने लोन लिया था, यानी कि 1 लाख रुपए का अमाउंट, तो 1 लाख रुपए यहाँ रह गया, 1 लाख रुपए यहाँ रह गया, 1.5 आपस में कट जाते हैं। किया हम लोगों ने क्लास में बदमाश। तो ये दो तरीका होता है। एग्जाम में अगर पूछ दे कि कौन सा लॉजिकल है तो पहला वाला तरीका। एग्जाम में कह दे कि सॉल्व क्वेश्चन बाय बोथ मेथड, तो दोनों से करना है। एग्जाम में कह दे कि सॉल्व क्वेश्चन बाय आपका विदाउट ओपनिंग इंटरेस्ट डिवेंचर सस्पेंस, विदाउट ओपनिंग डिवेंचर सस्पेंस, तो आपको ये काम करना होगा। कह दे कि विथ ओपनिंग डिवेंचर सस्पेंस, तो ये काम आपने करना है ना। ये अभी मैंने दिखा दिया उसी का डिटेल कि आपका जो नोट्स में आप डिटेल में कैसे कैसे आइटम दिखाते हैं। कहाँ चला गया बदमाश, ये बार बार पता नहीं क्यों हो जाता है। और एग्जाम में कह दे कि भैया मोर जो लॉजिकल मेथड से सिर्फ उससे ट्रीटमेंट दिखाइए, तो पहले वाले मेथड से आपको ट्रीटमेंट करना है। अगर लॉजिकल मेथड की बात कह दे तो हम क्या करेंगे, पहले वाले मेथड से इसका ट्रीटमेंट दिखाएंगे, फर्स्ट वाले मेथड से आपका, ठीक है ना। तो कहाँ चला गया ये, मैं इसलिए इस बदमाश को यूज नहीं करता। अब मुझे 1 सेकंड में लग रहा है कि आके एक बार इसको ठीक करके आना होगा। अभी गया, अभी आया।
चलिए, इसके बाद मेरे बच्चे अब हमारा अगला टॉपिक शुरू होता है। लेट्स रिवाइज आपका इशू डिवेंचर फॉर कैश। अगर कैश के लिए इशू करें तो हमने कई सारे केसेस किए, इसके अंदर में कई सारे क्वेश्चंस किए हैं, उन सबका एक अच्छा रिवीजन। तो एक तो आपका गिव एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग, कहता है कि इशू ऑफ 1,09% डिवेंचर्स एट पार, और कहता है कि रिडीमेबल एट पार, इशू भी पार पे, रिडम्पशन पार पे। मैंने जानबूझ के यहाँ पे एंट्री इशू और रिडम्पशन दोनों का दिखा दिया। आपके एग्जाम में एंट्री अगर इशू का पूछेगा तो सिर्फ इशू का कीजिए, रिडम्पशन का पूछेगा तो रिडम्पशन का कीजिए, है ना। मैंने दोनों करा दिया था रेगुलर क्लास में भी, इसलिए दोनों करा देता हूँ। ऐसे टॉपिक का नाम आपका इशू डिवेंचर्स है, ठीक है। तो इशू के टाइम पे क्या एंट्री होगा जी, हमने 1 लाख के डिवेंचर्स इशू किए पार पे, तो बैंक टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट। मैंने आपको बताया है कि इसको दो पार्ट में भी कर सकते हैं। आपका बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, एंड डिवेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू डिवेंचर्स कैपिटल अकाउंट, डिवेंचर्स अकाउंट। दो पार्ट में भी कर सकते हैं, एक भी कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। रिडम्पशन के टाइम पे ये कहता है कि रिडीमेबल एट पार। तो एक तो हमें क्या करना है जी, ये जो 9% डिवेंचर है इसका पेमेंट करना है, तो डिवेंचर्स को हटा के हमने बोला डिवेंचर होल्डर, और फिर डिवेंचर होल्डर टू बैंक अकाउंट पे कर दिया आपका। रिडम्पशन पे दो एंट्री होगी। अगला 1 लाख डिवेंचर्स आपने इशू किया है आपका प्रीमियम पे, रिडीमेबल एट पार। तो पहले हम इशू के टाइम पे सिर्फ इशू के बारे में सोचना। इशू क्या हुआ, प्रीमियम पे, बैंक अकाउंट डेबिटेड 9% डिवेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। बैंक डिवेंचर के आगे में हमेशा फेस वैल्यू कितने रुपए का है, 1 लाख, है ना। कभी कभी यहाँ पे नंबर दिया रहेगा तो नंबर इंटू फेस वैल्यू, और अगर अमाउंट तो अमाउंट ही। हमने 5% प्रीमियम पे, तो प्रीमियम कितना हो गया, 5,000। तो आपका 1 + 5 15 हमारे पास बैंक में आ गया। पहली एंट्री हमारी कंप्लीट हो गई। रिडम्पशन के टाइम पे देखो रिडीमेबल कहता है कि पार पे, तो ये जो आपका डिवेंचर का अमाउंट है ना बच्चे, सिर्फ ये हमें पे करना 1 लाख। हमने डिवेंचर को हटाया टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, डिवेंचर होल्डर टू बैंक अकाउंट। ये हमारी दूसरी एंट्री हो गई। तीसरी एंट्री इशू ऑफ डिवेंचर्स कहता है एट 10% डिस्काउंट रीपेबल एट पार। इशू किस पे हो रहा है, डिस्काउंट पे। अगर इशू डिस्काउंट पे तो बैंक अकाउंट डेबिटेड डिस्काउंट टू डिवेंचर अकाउंट। 1 लाख का डिवेंचर है, 90,000 बैंक में, 10,000 डिस्काउंट हो गया 10% के हिसाब से। रिडीमेबल कहता है कि पार। जब रिडम्पशन की एंट्री करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, 9% डिवेंचर लायबिलिटी को हटाएंगे टू डिवेंचर होल्डर एंड डिवेंचर होल्डर टू बैंक अकाउंट। ये हमारा नंबर सी हो गया। नाउ कम टू आपका यहाँ पे डी नंबर। अगला इशू 1 लाख का 9% डिवेंचर्स पार पे, बट रीपेबल कहता है कि प्रीमियम पे है। इशू पार पे बट रीपेबल कहता है कि प्रीमियम पे। तो हमने आपको बताया कि पहले आप यहाँ पे इशू की एंट्री कीजिए। इशू किस चीज़ पे हो रहा है, पार पे। तो मैं याद दिला दूँ थोड़ा सा यहाँ पे अलग से करके, हम लोग क्या करते थे, इशू पार पे तो पहला एंट्री हो गया बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिवेंचर्स अकाउंट। डिवेंचर अकाउंट कितने का जी, पार पे, तो 1 लाख आपका। फिर मैंने बताया था कि जब भी रिडम्पशन प्रीमियम पे होगा, जब भी रिडम्पशन प्रीमियम पे होगा, तो मेरे बच्चे आज ही आप क्या करोगे, एक लायबिलिटी को क्रिएट करोगे इशू के टाइम पे ही, और वो बोलेंगे हम क्या, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन हमने कमिट किया कि 5% यानी कि 5,000 का यहाँ पे प्रीमियम पे करेंगे। और फेस वैल्यू से जब भी ज़्यादा आपको पेमेंट करना होता है रिडम्पशन पे, तो हम उसको क्या दिखाते हैं, लॉस ऑन इशू। इसको लॉस ऑन इशू के नाम से हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे 5,000 का अमाउंट। यही तो एंट्री मैंने आपको बताया है। तो मेरे बच्चे बैंक टू डिवेंचर अकाउंट आपका पहला, एंड जब भी रिडम्पशन प्रीमियम पे होगा तो कसम खा लो इशू के टाइम पे दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी, एक तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन की लायबिलिटी बढ़ाइए क्योंकि पे करना आपको आज से कुछ सालों के बाद, और उसको लॉस ऑन इशू के रूप में दिखाइए। या तो दो एंट्री करो या दोनों एंट्री को क्लब कर दो, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, डिवेंचर्स अकाउंट क्रेडिट टू डिवेंचर्स अकाउंट आपका, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, एंड लॉस ऑन इशू टू लॉस ऑन इशू, डेबिट डेबिट आपका। ऐसे भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। दो एंट्री करो चाहे एक एंट्री करो, पूरे मार्क्स मिलेंगे। सर बेहतर क्या है, दोनों में से कुछ भी करें, पूरे मार्क्स मिलेंगे। रिडम्पशन के टाइम पे हम क्या करेंगे जी, जो कुछ भी हमने कमिट किया है पे करने का ऑन रिडम्पशन, जैसे कि एक 9% डिवेंचर अकाउंट और एक दूसरा आपका प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट, इन दोनों को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, और तीसरी एंट्री में डिवेंचर होल्डर टू बैंक अकाउंट हम पेमेंट कर देंगे। कोई डाउट इसके अंदर में? नहीं सर। तो ये भी काम हमने खत्म किया आपको यहाँ पे। आइए अगला ई केस। ई केस में हमने क्या देखा यहाँ पे कि डिवेंचर्स इशू हो रहा है डिस्काउंट पे, रीपेबल कहता है कि प्रीमियम पे है। जल्दी बताइए, पहले इशू की पहली एंट्री क्या होगी, अगर अलग अलग एंट्री करेंगे
तो बैंक अकाउंट डेबिटेड है, डिस्काउंट ऑन इशू टू डिवेंचर अकाउंट आपका है ना, क्योंकि इशू डिस्काउंट पे हुआ है। और क्योंकि रिपेबल प्रीमियम पे है तो एक एंट्री और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉस ऑन इशू टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। हमने कहा है कि आप चाहो तो 2 एंट्री अलग कर दो, अगर आप इनको इकट्ठा करोगे बच्चे तो जो डिस्काउंट होते हैं वो भी लॉस ही तो होते हैं, तो हम लॉस एंड डिस्काउंट दोनों को इकट्ठा करके हम दिखा देंगे। वही एंट्री मैंने यहाँ दिखाया है। इशू आपने किया 5% डिस्काउंट पे, यानी कि बैंक में आ गया 95% अमाउंट। डिवेंचर आपके 1 लाख के हैं, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन आपका 5% यानी कि 5, एंड टोटल लॉस कितना हो गया, तो आपका 10,000 का है ना, 5,000 का ही है, 5,000 का ही, टोटल 10,000। रिडम्पशन के टाइम की एंट्री आई है, जो कुछ भी आपने कमिट किया है टू पे ऑन द रिडम्पशन, यानी कि पूरे 1,05,000 इन दोनों नाम को हमने डेबिट किया टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट एंड डिवेंचर होल्डर टू बैंक अकाउंट। ये भी खत्म। बोलो हाँ, बोलो हाँ, ये सब किया है बदमाशों। अगला केस हमारे पास है इशू आपका प्रीमियम पे रिडीमेबल एट प्रीमियम। मैंने हमेशा बताया है कि पहले आप इशू की एंट्री कर दो, रिडम्पशन क्या हो रहा मत देखो। तो इशू प्रीमियम पे ना, तो यानी कि बैंक अकाउंट डेबिटेड कितने, 1,05,000 टू आपका डिवेंचर अकाउंट 1 लाख रुपीज, और इशू प्रीमियम पे हुआ है यानी कि टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कितना, 5,000 रुपीज। तो ये एंट्री आपका हो गया इशू का। और जब भी रिडम्पशन प्रीमियम पे होगा तो इशू के टाइम पे दूसरी एंट्री क्या हो जाएगा, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, एंड ऊपर में लॉस ऑन इशू अकाउंट। यही बताया ना बच्चे, लॉस ऑन इशू अकाउंट। ये प्रीमियम, और इसमें कंफ्यूज मत होना, ये सिक्योरिटी प्रीमियम है और ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन है। अगर एंट्री क्लब करोगे तो अलग अलग आएगा। बैंक में जितना पैसा रिसीव किया यानी कि 1,05,000। डिवेंचर्स कितने का है जी, 1 लाख रुपीज का। टू सिक्योरिटी प्रीमियम कितना आपका, 5,000 वो हो गया, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन आपका ये, और आपका लॉस कितना हो गया, 5,000 का ये अमाउंट है ना, वो यहाँ चला गया। अगेन रिडम्पशन के टाइम पे जो कुछ भी आपने पे किया था, आपका कमिट किया था रिडम्पशन पेमेंट करने का, उनको डेबिट कीजिए टू डिवेंचर होल्डर एंड डिवेंचर होल्डर टू बैंक अकाउंट। तो दीज आर द एंट्रीज। हमने कई क्वेश्चंस किए हुए, आप सबने किया होगा, कोई बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, सिंपल चैप्टर है, वो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। आइए इसके बाद हमारा अगला यहाँ पर रिवीजन है बच्चे, रिवीजन ऑफ अकाउंटिंग फॉर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर का बहुत सिंपल आपका तरीका है। हम लोगों ने क्लास में इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू, दोनों वाले केसेज हमने अच्छे से रिवाइज किए हुए टीडीएस कॉन्सेप्ट के साथ। तो आपने रेगुलर क्लास में जो पढ़ा था उसको तो आप स्टडी कर ही लेंगे। एक क्वेश्चन मैंने यहाँ पे और उठाया है, मैं उसको भी रिवाइज करा देता हूँ, ठीक है ना। कंपनी इशूड 12% डिवेंचर्स ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ 10 लाख एट 10% डिस्काउंट ऑन 1/1/2022। याद रखना, इंटरेस्ट का पेमेंट हमेशा फेस वैल्यू पे होगा, चाहे इशू पार पे हो, प्रीमियम पे हो, डिस्काउंट पे फर्क नहीं पड़ता। जो डिवेंचर का फेस वैल्यू होता है बच्चे, हम उसी पे इंटरेस्ट निकालते हैं, है ना। तो कंपनी ने 12% डिवेंचर्स यहाँ पे इशू किया है 10 लाख का 10% डिस्काउंट पे 1/1/2022 को। डिवेंचर इंटरेस्ट आफ्टर डिडक्टिंग टैक्स एट सोर्स, मतलब टीडीएस कट रहा है 10%, वाज पेबल ऑन 30 जून एंड 31 दिसंबर को एवरी ईयर। ये डेट आपका है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे याद कराऊं कि हम लोगों ने क्लास में पहले जब भी डेट आता है ना तो हम डायग्राम बनाते हैं। आपका डिवेंचर्स कब इशू है, 1/1/22 को ये इशू आपका हुआ है। इंटरेस्ट पे करने का डेट कहता है कि 30 जून है एंड 31 दिसंबर है ना। तो इस क्वेश्चन में एक तो 30 जून 22 और ये आपका यहाँ पे होएगा। कहता है कि ऑल द डिवेंचर्स में रिडीम आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 5 ईयर्स एट प्रीमियम 5%, बहुत सालों के बाद। पास एंट्रीज कहता है फॉर द अकाउंटिंग ऑफ 2022, हमें सिर्फ 2022 की एंट्री पास करना है, ठीक है ना। तो 2022 का एंट्री करने का मतलब बच्चे कि एक तो 22-23 नहीं बोल रहा है, यानी कि ईयर एंडिंग 31 दिसंबर को हो रहा है और इसी की एंट्री पास करना है। अगर 22-23 कहता है तो ईयर एंडिंग 31 मार्च को होता है, आपको बताया मैंने, अदरवाइज 31 दिसंबर को। तो एक तो इशू की एंट्री हो जाएगी और दो आपका यहाँ पे एंट्री हो जाएगा इंटरेस्ट का, और साल के एंड में जो खर्चे है उसको प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर करने का, क्योंकि पूरे 22 की एंट्री पूछ रहा आपसे। तो हम क्या करेंगे, ये देखिए आप, पहले आपने डिवेंचर्स इशू करने का एंट्री किया, ये देखिए आप, ओहो ये फिर क्यों हो जा रहा है ऐसे बार बार, पता नहीं ऐसा क्यों हो जा रहा है ये बदमाश। ये तो हम लोग कर चुके हैं सब रिवीजन।
आप तो चाहो तो 5 सेकंड 10 सेकंड के लिए मस्ती करना तो कर लो ना आप। मैं तो सुबह से आज आपका रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, सुबह से रिकॉर्डिंग चल रही है और मैं आपका रिवीजन को बेहतर करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। इन नोट्स को बनाने में बच्चे 8 से 10 दिन लग जाते हैं। आप सोचते हो कि यार रिकॉर्डिंग तो फटाफट कर लो, कौन सी बड़ी बात है, सर इतना डिले क्यों करते हैं? क्योंकि मेहनत होता है ताकि एक एक टॉपिक मेरा बच्चा ठीक से रिवाइज करे। आपको कैसे समझाऊँ या आप क्यों समझने के लिए तैयार हो? खैर आइए, मैं अपना काम करूँगा, आप अपना काम करो चाहे ना करो, ठीक है ना। तो ये लीजिए, मैं कहाँ चला गया बदमाश, ये रहा। तो हमने क्या करना है कि एक तो इशू की एंट्री किया, आपने 10 लाख के डिवेंचर्स इशू किए, 10% डिवेंचर्स पे रिडीमेबल प्रीमियम पे है तो लॉस ऑन इशू की एंट्री आ जाएगी। ये आ गया बैंक अकाउंट डेबिटेड, और यहाँ पे मैंने जो लिखा हुआ है डिस्काउंट नहीं लिख सकते, यहाँ पे लॉस ऑन इशू डिवेंचर आपका आ जाएगा टू डिवेंचर टू प्रीमियम रिडम्पशन डिवेंचर आपका, ठीक है ना। ये एंट्री बन गया। 30 जून को हमें क्या करना, इंटरेस्ट 6 महीने का इंटरेस्ट आपका डिवेंचर के 10 लाख पे इंटरेस्ट निकाला जाएगा। तो 10 लाख का 12% एंड 6 मंथ्स का कितना हो गया 60,000। एक्सपेंस हमारा हो गया 60,000। 60 में हमें डिवेंचर होल्डर को 54,000 पे करना है और 6,000 का हमें TDS काट के अपने पास रखा है, ये हमें गवर्नमेंट को पे करना है ना। मेरा एक्सपेंस कितना है 60 में इतना डिवेंचर होल्डर को दे देंगे, ये गवर्नमेंट को दे देंगे, जो गवर्नमेंट को देंगे वो TDS के नाम से आपने काट दिया। अगली एंट्री में क्या करो, 30/6 को आप 30 एक तो आपका ये हो गया। अच्छा, फिर आपने क्या किया, अब साल के एंड में आपने साल के एंड में क्यों, यहाँ तो एक एंट्री मैंने छोड़ दिया, यहाँ पे एक एंट्री और हो जाएगा। वो एंट्री क्या होगा बच्चे कि ये जो है ना आपका डिवेंचर होल्डर और TDS टू बैंक अकाउंट, तो 30 जून को ही हम ये मानेंगे, ये पेबल था ना। अच्छा लिखा तो है मैंने ये, अच्छा लिखा ठीक है, ये डेट गलत लिख दिया मैंने। ये 30/6/2022 को ही, यहाँ डेट सही कर लो आप नोट्स में। हमने क्या करना बच्चे कि अब हमें यहाँ पे करना है आपका इनको, तो इनको पे किया, इनको हटा दिया डेबिट, है ना, डेबिट कर दिया। ये भी पे किया, डेबिट कर दिया, एंड टू बैंक अकाउंट चला गया हमारे पास 60,000। फिर उसके बाद यहाँ पे 31/12/2022 साल के एंड में फिर से वही 6 महीने का इंटरेस्ट, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या किया जी, यहाँ पे कर दिया आपका, और जितना भी इंटरेस्ट बना कितना 60 + 60 120, वो हमने प्रॉफिट लॉस में साल के एंड में ट्रांसफर कर दिया। सब इस दिन की एंट्री हो रही है। और जो डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू है वो भी हम क्या करेंगे, प्रॉफिट लॉस में साल के एंड में ट्रांसफर कर देंगे। कितना हमें लॉस हुआ था, ये आपका था ना, लॉस कितने का था, लॉस ऑन इशू आपका 150 था। ये देखो आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में वो कहता है कि जो 150 है ना, क्योंकि रिडम्पशन 5 साल के बाद होगा, 5 साल के बाद, तो ये आपका हर एक साल 30,000 रुपीज़ आप ट्रांसफ़र करो। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, हमने क्लास में पढ़ाया है कि डिस्काउंट को हम क्या कर रहे हैं, 1/5 उसका राइट ऑफ कर रहे हैं। लेकिन ध्यान से सुनना सारे बच्चे, ऐसे अभी आपका इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल में ये प्रोविजन जो है ना वो गलत है एक्चुअली। आज के टाइम पे मेरे बच्चे डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स को बैलेंस शीट में दिखाना, या कोई भी ऐसे एक्सपेंस को, जैसे पहले तो होता था ना कि प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट ऑन इशू, ये सब हम दिखाया करते थे प्रॉफिट लॉस में, बैलेंस शीट में, अब वो अलाउड नहीं है। अब क्या है कि जिस साल में आपका एक्सपेंस होएगा उस साल के ही प्रॉफिट लॉस में दिखा देना है। तो आप एक काम करना, इवन एग्जाम में भी ये एंट्री आपको 30,000 से नहीं करना, ये पूरा 150 जो लॉस ऑन इशू हुआ है ना, उस पूरे 150 से एंट्री पास कीजिए। 150 इंस्टीट्यूट के स्टडी मैट में गलत है, पूरे 150 से, मतलब कि अगर ऐसा क्वेश्चन फुल फ्लेज आ जाएगा कि भैया 2022 की एंट्री करो, तो आपने क्या करना है कि जो भी लॉस या डिस्काउंट ऑन इशू होगा ना, पूरा का पूरा उसी साल में राइट ऑफ कर देना, क्योंकि आपको पता है, मैंने बताया भी है कि बैलेंस शीट में अब ऐसे नाम दिखाना अलाउड नहीं है। तो फिर हम कैसे क्या करेंगे, सब राइट ऑफ करेंगे यहीं पे आपका, है ना। सर इंस्टीट्यूट से गलत हो गए, तो गलत नहीं होंगे, उन्होंने गलती की एक्चुअली, पता नहीं क्यों नहीं अपडेट किया है। और एक आश्चर्य की बात है, ये जो टॉपिक है ना, राइटिंग ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू, ये तो पढ़ने का मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि राइटिंग ऑफ जो है डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स को, वो अब अलाउड ही नहीं है। जितना डिस्काउंट, अभी जो बताया मैंने, जितना डिस्काउंट लॉस हुआ उस साल ही प्रॉफिट लॉस में दिखा दो, वही चलता है, वही रियल है, वही होना चाहिए। इंस्टीट्यूट ने पता नहीं स्टडी मैट को क्यों अपडेट नहीं किया, बट उन्होंने लिखा है इस बात को, उन्होंने कई सारे चैप्टर में इस बात को लिखा है कि भैया आप डिफर्ड रेवेन्यू का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, आपका जो एक्सपेंस हो उस साल प्रॉफिट लॉस में दिखा दीजिए, ऐसा हमें A16 बोलता है, बट पता नहीं क्यों रेक्टिफाई नहीं किया। बट एनीवे
मैं ऊपर में तो हमेशा वो 150 जितना एक्सपेंस हो उस वाली प्रॉफिट लॉस में दिखा दूंगा। अब यहाँ समझना ये टॉपिक पढ़ाने का रीज़न क्या है, क्योंकि ये अभी आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में है और एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाता है मेरे बच्चे कुछ ऐसा कि जैसे कंपनी ने इशू किया 9% डिवेंचर, फेस वैल्यू 2 लाख का 6% डिस्काउंट पे, और डिवेंचर्स रिपेबल एज फॉलो, एंड ऑफ सेकंड ईयर 4 ईयर 5 ईयर इतना इतना, कहता है कि आपका कैलकुलेट, वो कहता है कि कैलकुलेट, मैं लिखना भूल गया यहाँ पे, कैलकुलेट डिस्काउंट टू बी रिटन ऑफ ईच ईयर। अगर वो कह देता है, अगर ये ऐसे मेरे हिसाब से इसका क्वेश्चन नहीं बनना चाहिए क्योंकि अब ये नहीं है लॉजिकल, बट इन केस इंस्टीट्यूट वाले एग्जाम में अगर इसका क्वेश्चन बना देते हैं तो फिर जैसे क्लास में हमने सॉल्व किया वो करना पड़ेगा। मैंने क्लास में भी बोला है और मैं अभी दोबारा आपको बोल दूं, हमने क्या करना होगा, ये देखिए हमें जो करना होगा मेरे बच्चे यहाँ पे कैसे हमने बताया था कि ये एक डायग्राम बना लेना और 5 साल ना, तो ये एंड ऑफ फर्स्ट ईयर हो गया, एंड ऑफ फर्स्ट, एंड ऑफ आपका सेकेंड ईयर, एंड ऑफ थर्ड ईयर, एंड ऑफ फोर्थ एंड एंड ऑफ 5 ईयर्स आपका, ठीक है ना। आपने सेकेंड ईयर के एंड में यहाँ पे 40,000 वापस कर दिया है, यहाँ 40,000। फोर्थ ईयर के एंड में यहाँ पे आपने कितना वापस कर दिया, 1,20,000, 120, और यहाँ पे आपने क्या किया, फिर से आपने 40,000 यहाँ पे वापस कर दिया है। डिवेंचर्स इशू 2 लाख के हैं, तो पहले साल में 2 लाख का डिवेंचर्स यूज हुआ, सेकेंड ईयर में भी, फिर 40 वापस किया तो 160 यहाँ पे हो गया, यहाँ भी 160 हो गया, 120 वापस कर दिया, 40,000 यहाँ पे वो भी वापस कर दिया। तो याद कीजिए हमने कहा था ईयर लिखना 1 2 3 4 5, फिर हर एक साल में आपने डिवेंचर्स का कितना कितना अमाउंट यूज किया फेस वैल्यू में से, तो पहले साल में 2 लाख, दूसरे साल में भी आपका 2 लाख ही है ना। ये डायग्राम पे आपने सब कुछ लिख दिया, बस उसी को यहाँ पर लिख देना है आपने, 2 लाख, देखो यहाँ भी 2 लाख है ना। थर्ड ईयर में आपका 160, ये तो सेकेंड ईयर के एंड में वापस किया था ना, तो सेकेंड ईयर में भी 2 लाख, फिर आपका 160, फिर चौथे साल में भी आपका 160 और 5वें साल में कितना है, 40,000। इसी का हम क्या करते हैं, रेशियो निकालते हैं जी, कितना हो गया, 14455 यानी कि 19, और फिर आपका डिस्काउंट या लॉस टू बी रिटर्न ऑफ हर एक साल। हमारा डिस्काउंट कितना हो गया, 2 लाख का 6% यानी कि 12,000 है ना। तो ये 12,000 का अमाउंट, ये ठीक लिखा ना मैंने, 19 ही हुआ ना, ये सर जो भी होगा वही तो होगा, ठीक है। तो इस 12,000 को हम क्या करेंगे, 19 पार्ट में डिवाइड करेंगे और पहले साल में 5 पार्ट, ये यहाँ चला गया। सेकेंड ईयर में भी 12,000 को हम क्या करेंगे, 19 से डिवाइड करेंगे इनटू 5 पार्ट, यहाँ हो जाएगा। फिर थर्ड में आपका 12,000 जितना डिस्काउंट है डिवाइड बाई 19 इनटू आपका 4 पार्ट, फिर आपका निकाल के जब टोटल करोगे दैट शुड बी इक्वल टू कितना जी, 12,000 का, यानी कि जो आपका डिस्काउंट का अमाउंट है। फिर अकाउंट बनाइए और काम खत्म कीजिए। ये सब मैंने क्लास में कराया हुआ है, ठीक है ना। ये डायग्राम आपको बहुत हेल्प करेगा कि कितना पैसा कितने साल यूज किया, उसके हिसाब से काम कीजिए। मैं रिपीट कर रहा हूँ, अब ये रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है, ये आपका A16 अलाउ नहीं करता, बट क्योंकि आपके इंस्टीट्यूट के बुक में है, स्टडी मैट में है, तो मुझे ही कराना पड़ रहा है। और अगर एक्सक्लूसिव इसका क्वेश्चन आ जाएगा तो फिर ऐसे ही करके आप सोल्यूशन करके आएंगे, ये मत बोल देना कि क्वेश्चन इज रॉन्ग, ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखेंगे आप। और मेरे बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 13 जो बेस्ड ऑन कंसिडरिंग मंथ्स था ना, ये कि 9 मंथ्स आपने कुछ अलग अमाउंट यूज किया, 3 मंथ्स कुछ अलग, 9 मंथ्स कुछ, वो क्वेश्चन जरूर ट्राई कर लेना, क्योंकि अगर क्वेश्चन मान लो इस टॉपिक से 8 या 10 मार्क्स बना तो उस क्वेश्चन के बनने के चांसेज आपके हैं। फिर मत कहना कि सर ने रिविजन नहीं कराया था, है ना, ये सब मैंने आपको कराया हुआ है। तो ये सारी बातें मैंने क्या किया मेरे बच्चे, यहाँ पे ख़त्म किया। और इश्यू ऑफ डिवेंचर्स के अंदर में जितने सारे टॉपिक्स होते हैं, जो भी हम लोगों ने प्रॉपर क्लास में पढ़ा है, उन सबको मैंने कराया। फिर से जाते जाते आपको एक हिदायत देता हूँ कि इतना इसको रिवाइज करने के बाद आपको सिर्फ एक ही काम करना होता है कि क्लास में जो आपने नोट्स बनाए हैं ना इस चैप्टर के, पढ़ते समय मुझसे चाहे किसी और फैकल्टी से, चाहे सेल्फ स्टडी करते समय, उन सारे नोट्स में जितने सारे क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए अब उसको देख लेना है। बिलीव करो चैप्टर 10 से 15 मिनट में रिवाइज हो जाएगा, आप भूलेंगे नहीं, क्योंकि आप सब कुछ यहाँ पे जनरली होता क्या ना, रिवीजन के टाइम पे यह लगता है कि ब्लैंक हो गया है, तो ब्लैंक ना हो इसलिए सब चीज़ दिया जा रहा है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप?
मैं CA संतोष कुमार, मैंने और मेरी टीम ने डिसाइड किया कि जो क्वालिटी एजुकेशन मैं और मेरी टीम एक पर्टिकुलर एरिया में प्रोवाइड कर रहे हैं उसको पूरे देश में क्यों न फैलाया जाए एट द रीजनेबल कॉस्ट अंडर द ब्रांड नेम ऑफ COC एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड। मेरे बच्चों, इस सक्सेस को हमने पाया, कॉमर्स के स्टूडेंट्स किसी भी कोर्स के हो वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में बैठ के हमारे कोर्सेज से बेनिफिट ले रहे हैं या ले चुके हैं। हमें जो दूसरों से अलग करता है वो है हमारा डेली डाउट सेशन। हमारा जो एकेडमिक इंस्ट्रक्टर टीम है आपके कॉन्टिन्यूस आपके ग्रोथ पे वो नज़र बनाए रखता है और आपको कॉन्टिन्यूस बेसिस पे मोटिवेट करना आपको स्टडी के लिए। मेरे बच्चों, कुछ रिव्यूज पूरे ऑल ओवर इंडिया से आए हैं, मैं चाहता हूं कि वो आपसे शेयर करूं। This is Komal Mishra of class 11. I am Rishik, preparing for CA Foundation. Hello, my name is Anshika and I'm doing CA Intermediate. Ayaz from Bihar, the student of COC since class 11th and now in Foundation. I have purchased my CMA intermediate classes from COC Education. Hi everybody, this is Rahul. I am currently pursuing the CMA Finance. मैंने YouTube पर पहली बार संतोष सर का क्लास देखा, उनके पढ़ाने का तरीका मुझे बहुत ही पसंद आया। Very thankful to Santosh sir. He is really a very nice teacher. अगर मैं संतोष सर के टीचिंग स्टाइल के बारे में बात करूँ तो आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप वीडियो क्लासेस में बैठे हो, आप लाइव क्लासेस में बैठे हो। Santosh sir has cleared all my doubts and he gives a very तगड़ा concept over accounting. Thanks to COC, my concepts are pretty clear, my doubts get clear right away and I'm even able to score a good mark. इसलिए मैं संतोष सर का दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। आइए आप भी हमारे साथ ज्वाइन करें और सक्सेस के पाथ पे आप भी हमारे साथ अपने सपनों को पूरा करें। थैंक यू बच्चों।